नमस्कार जनरल साहब, बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। जय हिंद सर। सर, एक तरफ ट्रंप अमेरिका में बौखलाया बैठा है, तो उसी तरह से बौखलाहट राहुल गांधी को भी हो रही है। और अरविंद केजरीवाल ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बौखलाहट को दिखला दिया है। इस पर भी बात करते हैं। लेकिन सर देखिए, वो कहते हैं ना कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, बस उसके अंदर सच्चाई होनी चाहिए। आराम से सामने वाला झुक जाता है। कुछ यही हाल ट्रंप का होता हुआ हम देख रहे हैं। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चीन का दौरा, जापान का दौरा तय हो गया, उसकी डेट आ गई, अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल घबरा रहे हैं। हाँ, देखिए, सर बिल्कुल बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप ने प्रयास किया, देखिए डोनाल्ड ट्रंप का जो पूरा एक्टिविटी चार्ट अगर हम देखें तो वो तमाम चीजें उनकी लगातार हर मोर्चे पर उनको विफलता मिल रही है। उन्होंने कहा था प्रेसिडेंट बनते ही कि 24 घंटे में मैं यूक्रेन का युद्ध समाप्त करवा दूंगा। अभी तक तो कोई उसका अड़ोस पड़ोस नजर नहीं आ रहा। फिर उन्होंने प्रयास किया, फिर उन्होंने पुतिन से अलास्का में बात करी, तब ऐसा लगा कि वो कुछ कर पाएंगे। उसका कोई परिणाम नहीं निकला। पुतिन जब अलास्का छोड़ के गए तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग विकेट पर से अलास्का को छोड़ के गए थे। उसके बाद ट्रंप के जितने भी वार हैं वो लगभग खाली जा रहे हैं। अब ट्रंप को इस बात की परेशानी है कि वो किस पर दबाव बना सके। भारत पर वो दबाव बनाने का प्रयास कर रहा है और उसका सिर्फ एकमात्र वजह यह है कि भारत जो है तेल रूस से खरीद रहा है। ये तेल अभी खरीदना शुरू नहीं किया है, ये तेल काफी समय से खरीदा जा रहा है। उसकी याद ट्रंप को अभी क्यों आई? ये युद्ध भी अभी शुरू नहीं हुआ है, ये युद्ध भी पिछले 3.5 साल से चल रहा है। उसकी याद अभी ट्रंप को क्यों आई कि भारत जो है वो रूस की लड़ाई में मदद कर रहा है? ये अब कैसे उसकी याद है? ये सब आफ्टर थॉट्स हैं। ये तमाम चीजें उनको उनकी कहीं विफलता होती हुई नजर आ रही है, उसको दिखा रहे हैं। और सबसे बड़ा कारण इसका यह है कि भारत का बढ़ता हुआ कद, भारत का बढ़ता हुआ बेहतर होता जा रहा, लगातार इंप्रूव हो रहा इकोनॉमिक स्टेटस, भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनना, आईएमएफ का, वर्ल्ड बैंक का जो प्रेडिक्शन है वो भारत की प्रोग्रेस जीडीपी जो ग्रोथ रेट है वो 6.8 दिखा रहा है, अमेरिका कोई 1.5 के आसपास है। तो ये जो चीजें हैं ये अमेरिका को पच नहीं रही, तो वो प्रयास कर रहे हैं कि किसी प्रकार से भारत की प्रोग्रेस पर डेंट लगाया जाए। और जिस प्रकार से उन्होंने यूक्रेन का प्रयोग करके रूस की इकोनॉमी को ध्वस्त करने का प्रयास किया, वही प्रयोग ट्रंप और अमेरिका पाकिस्तान के मार्फत भारत से करना चाह रहा था। यह बात हमको समझने की है। उसके बाद ट्रंप का एक और फिक्सेशन है, वो है नोबेल पीस प्राइज को पाना। जिस आदमी के इतने डबल स्टैंडर्ड्स हैं, जिसके लिए आतंकवाद की परिभाषा पाकिस्तान में अलग, अफगानिस्तान में अलग, पश्चिम एशिया में अलग, यूक्रेन में अलग, गाजा में अलग, वेनेजुएला में अलग और भारत में अलग, उस आदमी की क्या बात हम कर रहे हैं? उसकी कोई पॉलिसी का कंटिन्यूएशन, कोई उसका सिस्टम नहीं है। वो उनके खुद के लोगों ने इस बात को उजागर किया है कि सबसे ज्यादा अपने बयानों से पलटने वाले और अपने बयानों को बदलने वाले और सबसे ज्यादा गलत फहमियां फैलाने वाला राष्ट्रपति अगर अमेरिका में कोई हुआ है तो वो डोनाल्ड ट्रंप है। कहा जाता है कि अपने पिछले 4 साल के कार्यकाल में इन्होंने 37-35 हजार बार झूठ बोला था या गलत बयानी की थी। तो ऐसे व्यक्ति का उनका अपना एजेंडा है और उनका एजेंडा बिजनेस एजेंडा है। ट्रंप मेरे हिसाब से एक राजनीतिक लीडर नहीं है, वो एक बड़े भारी बिजनेसमैन है जिनको कि सिर्फ और सिर्फ अमेरिका में पैसा, डॉलर किस तरह से आएगा, चाहे उसके लिए पूरी दुनिया में क्यों ना आग लगानी पड़े, वो करेंगे। यही वजह है कि आज यूरोप को उन्होंने बाध्य किया है कि यूरोप अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर को 2 से 3% ऑफ जीडीपी बढ़ाए। पूरे यूरोप ने 2 से 3% जीडीपी बढ़ाया है
उन्होंने अरबों खरबों की मदद यूक्रेन को करने की कोशिश की और उन्होंने कहा है कि उसका पैसा यूरोप देगा। उनका मकसद सिर्फ एक है कि किसी ना किसी तरह से दूसरों को तबाह करके सारा पैसा, सारी एनर्जी, सारा तेल, सारा यूरेनियम, सब कुछ अमेरिका में वो लेकर के आ जाए। मैं आपको बता रहा हूं और आपके दर्शकों को पता होना चाहिए, भारत को अमेरिका से कोई खतरा नहीं है, भारत को चीन से कोई खतरा नहीं है, भारत को शायद पाकिस्तान से भी खतरा नहीं है। भारत को सबसे बड़ा खतरा अगर है तो भारत के अंदर मौजूद कुछ नेता जिनका सिर्फ काम हर चीज का विरोध करना और जो उनके राजनीतिक जमीन उनके पैरों के नीचे से खिसकती जा रही है उसके लिए कुछ भी कर देना। जितने भी स्टेटमेंट ऑपरेशन सिंदूर के बाद 2 दिन के बाद से आए हैं, एलओपी साहब के सीओपी जो भी हैं वो तमाम स्टेटमेंट भारतवर्ष को नुकसान पहुंचाने वाले स्टेटमेंट हैं। भारत को दबाव ट्रंप के टैरिफ का उतना नहीं है जितना यहां पर ये लीडरान गलत बयानी करके भारत की खुद की जनता को बरगला रहे हैं, सरकार के खिलाफ उकसा रहे हैं। ये जो केजरीवाल के स्टेटमेंट की आप बात कर रही हैं, जो केजरीवाल ने कहा, क्या ये मैं इस बात का जवाब केजरीवाल को देने की जरूरत है, क्या इस कपास की ड्यूटी में कोई परिवर्तन हुआ? जवाब है नहीं। अगर परिवर्तन नहीं हुआ तो इसमें मोदी कैसे झुके? मोदी ने कैसे आपके किसानों के उससे कॉम्प्रोमाइज किया? अगर कोई परिवर्तन करते, अगर अमेरिका से आने वाले कपास की ड्यूटी में कमी होती तब तो ये बात मान सकते थे। ये बिल्कुल गलत बयानी कर रहे हैं। जब भी इनके ऊपर दबाव आता है, ईडी का 1-2 दिन पहले इनके ऊपर दबाव बढ़ा तो उनको उससे निकलना, ये फंसे हुए हैं, ये जेल में रह चुके हैं, आज भी बेल पर आउट हैं, ये भी और वो भी। तो मेरा ये मानना है कि इनके जो बयान हैं वो बिल्कुल गलत, बेबुनियाद और जनता को सरकार के खिलाफ भड़काने के लिए, करने के लिए हैं। वो इसलिए कि ये इसका अनुचित, अवांछनीय राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं। और एक बात और मैं आपके दर्शकों को साथ ही साथ समझा दूं कि इसका कोई लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि दर्शक, आपके जो जनता है भारत की, वो समझती है कि भारत में लीडरशिप कौन कर रहा है और गलत बयानी और गलत चीजों को कौन उभार करके ला रहा है। ये जो बात फालतू की यात्रा, ये वो, और सबसे बड़ी कमजोरी, ये किसी भी लीडर का हार का प्रतीक होता है जबकि उसकी जबान गड़बड़ाती है। इस प्रकार की भाषा का प्रयोग आपके अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए, वो कोई प्रधानमंत्री है देश के, आपको अमेरिका के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी। अमेरिका दबाव डाल रहा है भारत के ऊपर, बजाय वो करने के आपके एलओपी साहब आपके देश के ऊपर आवाज उठा रहे हैं। अमेरिका जो कर रहा है उसके ऊपर कोई बयान नहीं है, पाकिस्तान के कितने जहाज गिरे उस पर कोई क्वेश्चन नहीं है। तो ये तमाम बातें, वो एक बहुत अपरिपक्व और इमेच्योर कहूंगा एक नेता है। नेता तो खैर वो है ही नहीं, इमेच्योर व्यक्ति है। कोई भी आदमी इस प्रकार की भाषा अपने खुद के देश के प्रधानमंत्री के लिए कदापि प्रयोग में नहीं लाएगा, कितना भी आपका ऑपोजिशन क्यों ना हो। आप मुद्दे नहीं है आपके पास, मुद्दों पे आप बातचीत नहीं कर सकते, इसलिए आप अमेरिका का साथ दे रहे हैं, पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं, चीन का साथ दे रहे हैं, क्योंकि वो भाषा जब ये बोलते हैं तो इनको कहीं ना कहीं कोई दूसरी जगहों से ताकत मिलती है। तो ये बात बिल्कुल गलत, और मुझे लगता है इससे ज्यादा बेबुनियाद और अहमकाना कोई बात हो नहीं सकती थी जो कि ये दोनों लीडर कर रहे हैं। और इसका जवाब देश की जनता देगी, पहले बिहार की जनता देगी, उसके बाद बाकी और जगह की जनता इनको जवाब देगी। जनरल साहब, आपने बहुत बड़ी बात कही है, क्योंकि इनकी शब्दावली देखिए,
मतलब छाछ तो बोले, छलनी भी बोल रही है जिसमें 70 छेद है। मतलब ये कह रहे हैं कि जैसे कि आपने कहा कपास का रेट, और उधर हमारे एलओपी साहब अलग अपना राग अलाप रहे हैं। वो अलग से उनके जो कहना चाहिए जो उनकी प्रश्नोत्तरी है उस पे हंसी आती है, और कई बार दुख भी होता है कि किस व्यक्ति को एलओपी बनाया हुआ है। आपका असल में इस पे कमेंट चाहूंगी, केजरीवाल ने जो कपास का मुद्दा लिया है, किसानों की तो उनको अचानक से फिक्र होने लगी है। ये वही किसान है ना जो शंभू बॉर्डर पे खालिस्तानियों से पैसे लेके बैठे हुए थे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं आपको एक बात और अभी क्लैरिफाई कर दूं इससे पहले कि मैं आगे आपका प्रश्न का जवाब दूं। एक बात बिल्कुल साफ है कि जो खिंगू बॉर्डर पे बैठे थे, जिन लोगों ने अराजकता फैलाई थी, वो किसान नहीं थे। भारत का किसान एक बहुत अच्छा और राष्ट्र प्रेमी तबका है, और वो कभी भारत के देश के हित के खिलाफ कोई काम कर नहीं सकता। वो कुछ राजनीतिक कारणों से, कुछ वामपंथ के दबाव में, कुछ अलगाववाद के दबाव में, जिसके लिए धन राशि विदेशों से आई थी, उसके दबाव में काम किया गया था। किसान इस बात को जानता है कि उसका हितैषी कौन है, और किसान को यह पता है कि आज की परिस्थिति में अगर कोई उसका हितैषी है तो वो है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। वो समझते हैं ये वो समय नहीं है जबकि आपका प्रधानमंत्री खुद कहता था कि जो 1 रुपया निकलता है उसमें से सिर्फ 15 या 17 पैसे जिसके पास पहुंचने चाहिए वह पहुंचते हैं, बाकी 83 पैसे बीच में गायब हो जाते हैं। ये वो लीडर है, और पिछले 12 साल से आपका लीडर रहा है, जिसने इस बात का यकीन किया है कि अगर 1 रुपया निकले तो 1 रुपया पहुंचे, अगर 5 पैसे ज्यादा पहुंचे तो खुशी की बात है, नहीं तो कम से कम जितना है उतना पहुंचे। तो ये बिल्कुल साफ है कि किसान इस बात को जानता है। अब जहां तक सवाल इस कपास के मुद्दे को उठाने का है, ये कोई मुद्दा नहीं है। मुझे नहीं लगता कोई चैनल भी इसको कवर कर रही है, क्योंकि ये मेरे हिसाब से मुद्दा ही नहीं है। भाई, अगर आपने कोई नई चीज शुरू करी होती तब तो मानते कि भाई आपने अमेरिका के दबाव में आकर के कपास पर ड्यूटी कम कर दी। अगर कपास पे ड्यूटी चेंज नहीं हुई है तो फिर किस बात का दबाव, तो फिर किस बात का प्रेशर? मैं बता रहा हूं, ट्रंप जो टैरिफ लगा रहे हैं उसमें इकोनॉमिक कंसीडरेशंस बहुत कम हैं। भारत से नाराजगी की 5-6 वजह है ट्रंप की। रूस से मार खाई उन्होंने, अलास्का में पुतिन से मुंह की खाके लौटे तो उनको लगा कि देखो पुतिन से किस किस के संबंध अच्छे हैं, सबको पकड़ लो। पहली बात। दूसरी बात, वो भारत की प्रगति से खुश नहीं है। ये मैं आपको बताता हूं, 1990 के दशक में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था तो एक स्टडी हुई थी अमेरिका में, और ये एक बहुत फेमस स्टडी है जिसमें उन्होंने देखा था कि अब सोवियत संघ चूंकि समाप्त हो चुका है, अब आने वाले समय में उनके कॉम्पिटिटर्स अमेरिका के कौन होंगे, क्योंकि अमेरिका उस समय सोल सुपर पावर बन के आ गया था बाहर। तो उन्होंने जब शॉर्ट लिस्टिंग की थी उसमें चीन और भारत दोनों थे। इसीलिए वो हर संभव प्रयास करते हैं जिससे चीन और भारत का आर्थिक रूप से नुकसान हो सके, और उनकी मदद कर रहे हैं हमारे अपने बीच में बैठे हुए, जिसको कि जनरल बिपिन रावत कहते थे 2.5वां फ्रंट। ये जो आधा फ्रंट है, जो देश के अहितकारी लोगों की अहितकारी मानसिकता का जो जमावड़ा है, जमघट है, इसकी वजह से ये बाकी लोगों को लाभ पहुंचा रहे हैं। ये वही है, जब अमेरिका भारत के साथ था तो ये अमेरिका के खिलाफ बयानी कर रहे थे। कुछ ही महीनों में जब अमेरिका ने भारत के ऊपर दबाव डालना शुरू किया तो ये अमेरिका के साथ जाके खड़े हो गए। कल तक ये अमेरिका को गाली दे रहे थे, कल तक ये मोदी और ट्रंप की मुलाकातों को बहुत बुरे शब्दों में उसको नीचे डिक्री करने की कोशिश कर रहे थे, और आज ये वही जो अमेरिका कह रहा है उसको सच मान रहे हैं। ये बार बार कहते आ रहे हैं कि अमेरिका, ट्रंप ने कहा कि मैंने लड़ाई रुकवा दी। ट्रंप की बात उनको मंजूर है, और जो मोदी ने कहा कि नहीं है, उनका कोई फोन भी नहीं आया, ये उनको समझ में नहीं आ रही। ये देशद्रोह है, ये भारत का अहित करने वाली मानसिकता है, तो ये दूर करने की जरूरत है। तो जहां तक सवाल
कृषि या किसानों के हित का है, ये मैं कह चुका हूं, दोबारा रिपीट करता हूं। किसानों के लिए, छोटे उद्योगों के लिए, पशुपालन के लिए, मत्स्य पालन वाले लोगों के लिए किसी भी चीज से कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। और ये जो टैरिफ लगाया जा रहा है, ये जो अमेरिका भारत पे दबाव बढ़ा रहा है, वो इसीलिए बढ़ा रहा है कि वो भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर में, भारत के पशुपालन के सेक्टर में, भारत के मछली पालन के सेक्टर में और भारत के छोटे उद्योगों में अपनी पैठ पहुंचाना चाहता है। और इस बात को आपके यशस्वी प्रधानमंत्री ने साफ मना कर दिया है और यही वजह है कि वो बौखलाया हुआ है अमेरिका और ट्रंप। और आज परिस्थिति ये हो गई है कि 3 महीने पहले जो अमेरिका कह रहा था कि भारत जो है वो यूक्रेन की लड़ाई को रुकवा सकता है, भारत ये है, भारत वो है, भारत फलाना है, और जो उनका प्रेसिडेंट राजघाट में नरेंद्र मोदी के पीछे अपने जूते उतार के पैदल चल रहा था, आज वो कहता है कि हम रूस की लड़ाई करवा रहे हैं। वो लड़ाई जो कि 3 साल से चल रही है, वो उनको 3 साल तक नजर नहीं आया। तो ये बात बिल्कुल मेरे ख्याल से बिल्कुल ही नॉन स्टार्टर है। और ये जो बात कर रहे हैं, ये पब्लिक जानती है, सब जानते हैं। उनको कुछ ना कुछ कहना है, आफ्टर ऑल उनको भी अपने आप को जस्टिफाई करना है, उनकी अपनी रेलेवेंस को बनाए रखना है। वरना वो व्यक्ति जो जेल से सरकार चला रहा था, जेल से बेल पर बाहर है, और पिछले 3-4 महीने में तो ऐसा गायब हो गया था सीन से कि केजरीवाल का नाम ही लोग भूल गए थे। मैंने तो पिछले 3-4-5 महीनों में उस व्यक्ति का नाम ही नहीं सुना, किसी भी न्यूज चैनल को छोड़ो, किसी अखबार में कहीं भी। ऐसा गायब हो गया था वो दिल्ली के इलेक्शन में बुरी तरह से मार खाने के बाद। तो ये सब चीजें हैं, अब उनको अपनी रेलेवेंस सिद्ध करनी। आज की तारीख में उनके पास मुद्दा क्या है? मुद्दा इसलिए है क्योंकि किसान का जो वोट है वो उनके हाथों से निकल चुका है। जो छोटे उद्योगपतियों का वोट है वो उनके हाथ से निकल चुका है। जो पशुपालकों का, मत्स्य पालकों का, जो जिन लोगों के लिए नरेंद्र मोदी शिद्दत के साथ काम कर रहे हैं, उनका जो आधार है वो उनके हाथ से निकल रहा है। इसलिए अब उनका काम है कि उनको बरगलाना। लेकिन मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कोई इनके बहकावे में आने वाला नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने सर। और बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, लेकिन सर जब हम खुद सेल्फ सफिशिएंट होते हैं तो उसका हमें फायदा भी मिलता है ना। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये जो आत्मनिर्भरता की बात हमने करी है, ये आत्मनिर्भरता का जो सही पटरी पर और सही तीव्र गति के साथ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पहले कभी कोई काम नहीं हुआ, कोई इस प्रकार की बात मैं नहीं करता हूं, लेकिन जिस गति से आत्मनिर्भरता की ओर पिछले 10-12 वर्षों में देश आगे बढ़ा है वो बहुत अलग है। सबसे बड़ी बात है कि हम अपनी आत्मनिर्भरता को इस प्रकार से बना रहे हैं कि जो भारत की आवश्यकताओं के लिए टेलर मेड होती है आत्मनिर्भरता। आज आप रक्षा के क्षेत्र में देख लें, 1999 में हमने लड़ाई लड़ी, हमारे पास जगुआर से फायर करने के लिए मान लीजिए हथियार नहीं था। आनंद फानन में ऑफ द शेल्फ हमने बॉम्ब्स खरीदे, तो जगुआर उन बॉम्ब्स को फायर करने के लिए सक्षम नहीं था। फिर जब तक उसको हम इस्तेमाल में ला चुके, आधी से ज्यादा लड़ाई समाप्त हो चुकी थी। इस बात को समझते हुए, इन चीजों से लेसन्स लेते हुए, और जो 10 साल का डिफेंस प्रोक्योरमेंट्स का सूखा था 2004 से 2014 तक, सूखा कहता हूं मैं उसको, ड्राउट, उसको ध्यान में रखते हुए 2014 से मिशन ओरिएंटेड, टास्क ओरिएंटेड, रिक्वायरमेंट ओरिएंटेड भारत की जो रक्षा की जो डिफेंस सिक्योरिटी, जो भारत की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी है, उसको ध्यान में रखते हुए, भारत के अपने रोल को, उनके अपने एम्स को ध्यान में रखते हुए हमने डेवलपमेंट किया। और यही वजह थी कि 7 मई को हमने निर्णय लिया और 7 मई को ही हमने युद्ध जीत लिया। 25 मिनट में काम खत्म। जबकि उनके असीम मुनीर ने रात को 2:30 बजे प्रधानमंत्री को फोन करने की नौबत आई, जबकि प्रधानमंत्री रात को 2:30 बजे स्विमिंग कर रहे थे। ये भी साला बड़ा भारी जोक है। तो जब ये हुआ तो आप देखेंगे, ये जो उसकी वजह यही है कि हमने अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी के मुताबिक
अपना डेवलपमेंट किया, अपना प्रोक्योरमेंट किया और अपना जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और उसके बाद जो हमने इंडिजिनसली इक्विपमेंट को हासिल किया, वो चाहे चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचना हो या आसमान अंतरिक्ष में जाकर के दूसरे उपग्रह को नष्ट करने की काबिलियत सिर्फ 4 देशों के पास है दुनिया में, वो हो। हर काम अपने उद्देश्य, अपने राष्ट्र के हित को और राष्ट्र के जो उनकी स्ट्रेटजी है उसको मद्देनजर रखते हुए हुआ। तो इस वजह से जो आत्मनिर्भरता की तरफ हमने छलांग पिछले 10-12 वर्षों में लगाई, वो एक बहुत जबरदस्त और सिस्टमैटिक छलांग थी। आज आपको 2 उदयगिरी और 2 पोत आपको चाहिए, तो वो आपको आज मिले ईस्टर्न फ्लीट में। 3 अगले साल आएंगे। ये तमाम चीजें 2014 में इसको हमने इसका इनिशिएशन किया था और आज आप रिजल्ट देख रहे हैं जिस चीज की जरूरत है। तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम हर वो चीज कर रहे हैं जिसकी हमें आवश्यकता है हमारे राष्ट्रीय उद्देश्यों की पूर्ति के हेतु। और इस प्रकार की आत्मनिर्भरता वही आपके राष्ट्र को शक्ति प्रदान करती है। एक बार फिर आज ही के कार्यक्रम में मैं रिपीट करूंगा कि हमारी परेशानी कोई नहीं है, दुनिया का कोई भी देश। हमारी परेशानी हमारे ही देश में रह रहे कुछ ऐसे लोग हैं जो कि नहीं चाहते। आप इंडिविजुअली आपको किसी व्यक्ति से कोई परेशानी है तो हो, लेकिन उसका अर्थ यह नहीं है कि आप राष्ट्र का अहित करके भी उस व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने का प्रयास। आप मुद्दे दूसरे लाइए, उन मुद्दों पे बातचीत करिए, पार्लियामेंट में उसको उठाइए। तो मेरा यह मानना है कि जिस प्रकार की घटिया, इस शब्द का प्रयोग करूंगा, राजनीति हम आज देख रहे हैं वो, लेकिन उस व्यक्ति पर इसका कोई असर नहीं हो रहा है। वो बंगाली में अकेला चलो रे, अपने तरीके से जो उसको लगता है कि भारत के हित में है वो करता चला जा रहा है। ना वो अमेरिका के 50% टैरिफ के दबाव में आया है, ना किसी चीज के किसी दबाव में आया है। और इन लोगों के दबाव में आने का तो आप सपना ही छोड़ दें। जी बिल्कुल सही। अब वो जापान जा रहे हैं, जापान से 68-70 बिलियन डॉलर का ट्रेड डील साइन होने वाली है अगले 10 वर्षों के लिए। उसके बाद वो चीन जाएंगे। देखिए, अमेरिका को इस बात का गुमान नहीं है, ये जो गलती जो बाइडेन ने करी थी अपने टाइम पर, जो बाइडेन ने रूस चीन पर इतना दबाव डाला कि जो 2 नेचुरल एडवर्सरीज हैं, रूस और चीन दोस्त कभी नहीं थे, कभी भी वो लप्पो झप्पो में नहीं थे, उनको उन्होंने नजदीक ला दिया। अब ब्राजील, साउथ अफ्रीका और इंडिया को भी वो दबाव डाल रहे हैं। तो उनको कहीं ऐसा ना हो कि एक नया विश्व उनके सामने खड़ा हो जाए, ऐसा ना हो। और जो कि होने वाला है, जापान की विजिट और चीन की विजिट ये बताएगी कि क्या अमेरिका का भविष्य होने वाला है इस एक व्यक्ति की वजह से। और उस एक व्यक्ति का भी जो फिक्सेशन है नोबेल पीस प्राइज का, उसकी वजह से यहां लड़ाई करवा दो। आज अब वो वेनेजुएला में क्या कर रहे हैं, वेनेजुएला के सरकार कौन है क्या है उससे आपको क्या मतलब। सरकार वेनेजुएला की है, अगर उनको तकलीफ है तो वो हटा देंगे। आपने अफगानिस्तान में करके देख लिया, वहां से मार खा के आ गए। वेनेजुएला में उनके हिसाब से एक कोई ड्रग माफिया का लीडर जो है वेनेजुएला में रूल कर रहा है, तो वो वेनेजुएला है भाई, उनकी मर्जी है, अपने लोग उनके हटाएंगे। हु आर यू, आप क्या हैं। उनका वहां पर भी उद्देश्य मेरे हिसाब से यही है कि वो वेनेजुएला जो है तेल के मामले में मेरे ख्याल से बहुत जबरदस्त भंडार, दुनिया के सबसे अधिक बड़े भंडार तेलों के वेनेजुएला में, उन पे नजर है उसकी। उसके अलावा अब चूंकि वेनेजुएला इस जगह पर लैटिन अमेरिका में वो अपना प्रभाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मैक्सिको को कुछ और तरीके से दबाव में ला रहे हैं, गल्फ ऑफ मैक्सिको को गल्फ ऑफ अमेरिका बोलना उन्होंने शुरू कर दिया है। इसकी वजह से वहां पर भी रूस चीन का फुटप्रिंट हमें दिखाई देना शुरू हो गया है। तो वो एक उनके इस ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के गलत विचारधारा की वजह से अमेरिका
को परेशानी होने वाली है। उनका प्रयास था कि वो इस बात को सिद्ध कर सकें कि वो सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रपति अमेरिका के हैं। मुझे लग रहा है वो इस बात को सिद्ध करने की तरफ बहुत तेजी से अग्रसर हैं कि वो अमेरिका के इतिहास के सबसे, शब्द आप स्वयं प्रयोग में ले लें, सबसे कमजोर राष्ट्रपति सिद्ध होने वाले हैं। मैं उसी बात पे आ रही थी सर, ये जो इन्होंने टैरिफ का खेल शुरू किया है, अब ये 50% का जो टैरिफ लगाया है, तो दुनिया के जो 50% से ज्यादा आबादी है वो आप ये समझ लीजिए कि ट्रम्प के खिलाफ हो गई है। तो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे इनका हश्र क्या होगा? एक छोटी सी टिप्पणी चाहूंगी सर मैं। देखिए, इट इज दुनिया की 25-50% आबादी नहीं, आज की तारीख में आधे से ज्यादा अमेरिका उनके खिलाफ है। ये जो उनकी ट्रंप की जो पॉलिसी है, आफ्टर ऑल इसका असर कहां और दिखाई देगा? भारत के एक्सपोर्ट्स पे हो रहा है असर कि भारत के सामानों की कीमतें बढ़ गई, खास करके जो डायमंड ज्वेलरी वगैरह है इसमें मार्जिन्स भी ये लोग कम रखते थे। अब वहां पर 50% टैरिफ लग जाएगा तो उनकी बिक्री बंद हो जाएगी। लेकिन जो पतलून एक अमेरिकी $10 में खरीद सकता था वो $70 में मिल रही है आज। जो हीरे का हार वो $2000 में ले सकता था वो $3500 का हो जाए। आपने भारत के ऊपर तो दबाव डाला, आपके अपने देश में क्या हो रहा है वो उसको आप क्या कर लेंगे? या तो आप अपनी इंडस्ट्री बना लो। आपके पास रेयर अर्थ मिनरल्स को रिफाइन करने के लिए कोई काबिलियत नहीं है। आपके पास ज्वेलरी, जेम्स इन ज्वेलरी और डायमंड्स में कुछ भी करने की कोई काबिलियत नहीं है। अगर ये अमेरिका के लोगों में, अमेरिका में इस चीज का मार्केट है तो इसको कहां से आप इनको फुलफिल करेंगे? कौन लाके देगा? चलिए पैंट पजामे तो पाकिस्तान और बांग्लादेश से आ जाएंगे, चाहे फटे ही आए, लेकिन बाकी चीजों का क्या होगा? तो मेरा यह मानना है कि इस प्रकार के टैरिफ इंपोज होने से जितना दबाव दूसरे देश में, हमारे पर सिर्फ दबाव पड़ रहा है, और दबाव भी इसलिए पड़ रहा है कि जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं उनके ऊपर बहुत असर होने वाला है, जिनके की मार्केट अमेरिका में ही है। और मैं ऐसे डायमंड मर्चेंट्स के साथ कम्युनिकेशन में हूं जिनका की सारा बिजनेस लगभग वही है, तो उनके ऊपर तो जबरदस्त असर होने वाला है, लेकिन उनके अपने देशों पे भी असर होने वाला है। और भारतवर्ष का डोमेस्टिक मार्केट और अमेरिका के सताए हुए देशों का मार्केट, हमने अभी इंग्लैंड के साथ एक डील करी है, अभी जापान के साथ 68 बिलियन की डील होने वाली है, उसके बाद चीन जा रहे हैं नरेंद्र मोदी, ब्राजील से हमारे अच्छे संबंध हैं, हर उस देश से। तो सारी पॉपुलेशन तो यही है। एक बार फिर बता दूं, असर होगा शुरू में, लेकिन ये सरमाउंटेबल है। ऑल्टरनेट मार्केट मिलेंगे और कोई परेशानी नहीं होगी। और अधिकतर चीजों का, अभी मैं अपने एक गारमेंट एक्सपोर्टर दोस्त से बात कर रहा था, मैंने पूछा भी आपको कोई कितना नुकसान हो रहा है? कहता है भाई ओनली 1% मेरा जो एक्सपोर्ट है वो अमेरिका में था, बाकी 99% बाकी दूसरे देशों में है, मुझे कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन भारत के ऊपर पड़ेगा असर, लेकिन उस असर को सरमाउंटेबल है। लेकिन अगर हम इस दबाव में आकर के किसानों के हितों से कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो वो अक्षम्य हो जाएगा। और यही बात नरेंद्र मोदी बार बार कह रहे हैं कि किसी कीमत पर किसान का अहित, छोटे पशुपालकों का अहित, छोटे मत्स्य पालकों का अहित, छोटे उद्योगों का अहित मैं नहीं होने दूंगा। फुल स्टॉप। चाहे इसे यकीन करने के लिए मुझे अपना इंडिविजुअली नुकसान हो सकता है, वो भी मैं सहने को तैयार हूं, इंडिकेशन साफ दे दिया उन्होंने, लेकिन मैं इनका अहित नहीं होने दूंगा। मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा स्टेटमेंट आज से पहले कभी सुनने में आया होगा। हमारे लोगों को यह बात समझने की जरूरत है कि आज जो भारत का सशक्त नेतृत्व है, वो नेतृत्व जो भविष्य में देख सकता है, आज से 25 साल के बाद किस प्रकार का भारत होगा उसकी परिकल्पना करके उस राह पर चल सकता है, वो आज का देश का नेतृत्व है। और उसी का परिणाम होने वाला है एक भारत श्रेष्ठ भारत, आत्मनिर्भर भारत
और बेहतर भारत, समृद्ध भारत। और फिर बताऊंगा कि हमें खतरा सिर्फ जो हमारे अंदर बैठे हुए लोग हैं उनसे है, बाहर से कोई खतरा नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप के किसी भी और उन्होंने उनकी बातें सीधी हो गई, जबान उनकी ढीली होनी शुरू हो गई। उनके वित्त मंत्री ने कहना शुरू कर दिया कि हमें बातचीत करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और हम दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है और हमें साथ रहना होगा। ये बातें आनी शुरू हो गई क्योंकि उन्होंने दबाव डालने की कोशिश की। उस दबाव में नरेंद्र मोदी नहीं आए। दोबारा सुने और जो बोल रहे हैं वो सुने। उन्होंने दबाव डालने की कोशिश की, भारत का नेतृत्व उस दबाव में नहीं आया और अब उनकी जबान जो है किनारे ठिकाने पर आ रही है। मुझे लग रहा है सर उनके सारे जो है दाव फेल हो रहे हैं, इसीलिए जो अपने हमारे अंदर के लोग हैं उनको अब जो है वो हवा भर रहे हैं। जैसे केजरीवाल हो गए, जैसे राहुल गांधी हो गए, इन्होंने जो अब नया राग अलापना शुरू किया है उसके पीछे डीप स्टेट का हाथ आपको लग रहा होगा। सर आपने मेरे शो के लिए समय निकाला और मेरे दर्शकों को कई महत्वपूर्ण विषयों पे आपने जानकारी दी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। नमस्कार।